बीकॉम पार्ट 1 की कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों बैच कॉस्टिंग हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कि बैच कॉस्टिंग क्या होती है और वो किस प्रकार से जॉब कॉस्टिंग से डिफर होती है। और साथ ही बैच कॉस्टिंग का एक एग्जांपल भी हमने देखा था कि किस प्रकार से बैच कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाती है। स्पेशल आपने जो है कोई जो बिजनेसेस देखे थे जिनमें हमने देखा था कि ना, मान लीजिए उसने बिस्किट्स की है फैक्ट्री है या अपनी दवाइयों की फार्मास्यूटिकल है, तो उनमें किस प्रकार से जो है वस्तुओं का एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है और ऑर्डर के हिसाब से बैच बना करके वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है और उनकी कॉस्ट निकाली जाती है। वहाँ पर एक समस्या अराइज हुई थी कि हमें ऑर्डर का साइज़ क्या रखा जाए, लॉट का बैच का साइज़ क्या रखा जाए। तो उसके लिए हमें वहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी थी, जैसे मैंने आपका कहा था कि हम इसको पार्ट सेकंड में समझने वाले हैं। तो आज हम देख रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को किस प्रकार से बैच कॉस्टिंग में यूज़ किया जाएगा। तो नीड फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक लॉट साइज किससे पैदा हुई, हमारी समस्या क्यों पैदा हुई? क्योंकि क्या होता है बच्चों, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है सेटिंग कॉस्ट और दूसरी होती है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। तो अगर हम जो है दोनों कॉस्ट को ऑप्टिमम रखना चाहते हैं तो वो हमें समझना है कि उसका गेम क्या है, कैसे दोनों को ऑप्टिमम रखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी जो है सेटअप कॉस्ट बढ़ जाती है, और अगर प्रोडक्शन घटाते हैं तो आपकी जो है होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि दोनों के बीच में एक आपको एक ऑप्टिमम बैलेंस बिठाना होगा, तराजू की तरह बराबर बैलेंस में आपको बिठाना होगा। तो उसके लिए हमें जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करना है। तो एवरी टाइम प्रोडक्ट इज टू बी मेड सेटिंग अप ऑफ द टूल्स इन्वॉल्व, है ना, उसमें हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं। ड्यू टू दिस सम लॉस इन प्रोडक्शन टाइम विल बी देयर, वहाँ पे जो है प्रोडक्शन टाइम का लॉस हो सकता है। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड वंस द मशीन इज सेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट पर ओनर। कई बार क्या होता है कि मशीन को सेट करने में भी जो है कुछ टाइम लग जाता है, तो उसको सेट करने में भी कुछ टाइम में जो है कैसे यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, तो उस ऑर्डर कॉस्ट को कम करने के लिए। सच लार्ज प्रोडक्शन विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू। अगर आप लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी स्टॉक बहुत इकट्ठा हो जाता है और उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है ना। इसी तरह से अगर आपकी क्वांटिटी फॉर विच रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन कम किया है, इज जस्ट इक्वलाइजिंग बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग द क्वांटिटी इन्वेंट्री। द डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल बैच क्वांटिटी नीड्स कंसिडरेशन ऑफ मैनी रिलेटेड फैक्टर्स। अगर आपको इकोनॉमिक क्वांटिटी पे जब प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन इन दिस सिचुएशन आर, सेटअप कॉस्ट को देखना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखना होगा। मैं भी आपको बताने वाली हूँ आगे कि सेटअप कॉस्ट क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, सारी कॉस्ट देखेंगे। पहले इनको पॉइंट्स को देख लीजिए कि ये कॉस्ट हमें फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे इसका डिसीजन लेने में कि कितनी ऑर्डर दिया जाए, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन की जाए। तो इसमें बच्चों ये रहेगा, सेटअप कॉस्ट है अपनी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और स्टोरेज कॉस्ट है और रेट ऑफ कंजप्शन है। तो इन वाली जो कॉस्ट है इनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो दो तरह की मेन जो हमारी कॉस्ट बैच कॉस्टिंग में लग रही है वो कौन सी लग रही है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट क्या होती है बच्चों, जिसमें जैसे कॉस्टिंग ऑफ आपने पैकेजिंग का मटेरियल है वो इसमें आएगा, आपने डिलीवरी करने के खर्चे, माल को डिलीवर करना है उसके खर्चे हैं, शिपिंग करना पड़ रहा है आपको, है ना, उसको माल को हैंडलिंग करना पड़ रहा है, उसके लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो सेटअप कॉस्ट कहलाती है। और होल्डिंग कॉस्ट उसकी, यानी उसको कैरी करने की कॉस्ट क्या होती है, आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है कि आपको उसको गोदाम में रखना पड़ेगा माल को, वेयर हाउसिंग एक्सपेंडिचर है, लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं और आपके जो है इंश्योरेंस के खर्चे हैं, मटेरियल हैंडलिंग के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, तो ये सब इसमें आते हैं। अब इन दोनों खर्चों में किस प्रकार से ऑप्टिमम बैलेंस बिठाया जाए ये हमें देखना होगा। तो बैच साइज अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, बैच साइज बढ़ने से आपकी सेटअप कॉस्ट जो थी वो कम हो जाएगी, है ना, आपकी सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट जो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने बैच साइज को रिड्यूस किया, छोटा बैच साइज का बनाया, तो उसमें सेटअप कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो कैरिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप बड़े कम बना रहे हैं तो सेटअप का खर्चा बढ़ेगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट का खर्चा जो कम होगा, क्योंकि स्टोरेज स्टॉक का खर्चा, आपके गोदाम का खर्चा कम लगने वाला है। यानी कि बड़ा ऑर्डर दे तो दिक्कत, छोटा ऑर्डर दे तो दिक्कत। छोटे ऑर्डर के सामान को आपको जो रखना आसान है लेकिन जो है उस पर खर्चा ज़्यादा लग रहा है, और बड़ा ऑर्डर का सामान को रखने के लिए खर्चा ज़्यादा लगता है लेकिन उसका ऑर्डर लेने में जो है खर्चा आपका उनमें बढ़ जाता है, तो वो खर्चा कम हो जाता है। तो इसी के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपका Q बराबर 2US/C अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर को के अंदर आप लेंगे Q बराबर है आपका क्वांटिटी जो कि आपको इकोनॉमिक बैच में रखनी है, एक बैच में कितनी क्वांटिटी आपको रखनी है ऑप्टिमम, तो आपको EOQ का ध्यान रखना पड़ेगा। S आपका है सेटअप कॉस्ट है और U आपका जो है वो है आपका एनुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, 2 इंटू प्रोडक्शन की संख्या इंटू S सेटिंग कॉस्ट, और नीचे आप कर रहे हैं उसको कैरिंग कॉस्ट से उसका
एक तरह से कहना चाहिए प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे आप। तो 2 इंटू यू इंटू एस अपॉन सी करके उनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर अंडरस्कोर को खोलेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे का भाग देके उसके अंडरस्कोर खोलने पर 25 है तो ये आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हुए आपको बताना है कि उसको बैच का साइज क्या रखना होगा। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने पहले भी पढ़ी है, वापस से इसको आगे कहीं और भी पढ़ सकते हैं। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज जस्ट जनरल मटेरियल में हमने इसको देखा था, और वापस से यहाँ पर हम फिर से इसको इसलिए देखा है क्योंकि बैच कॉस्टिंग के लिए उसकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैच का साइज छोटा हो या बड़ा हो, या एवरेज ऑप्टिमम बैच का साइज क्या रखा जाए, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये बैच का साइज देखने के लिए हमने इसको यहाँ पर काम में लिया है। इसके बाद हम इसके बैच के कुछ और थोड़ी सी डिफरेंस देखते हुए बैच कॉस्टिंग का, जॉब कॉस्टिंग का और इसके प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। बच्चों आपको किताब खरीदनी है इसकी, आप ध्यान रखिएगा कॉस्टिंग की। अगर आपने नहीं खरीदी है तो ओसवाल माहेश्वरी है या जैन खंडेलवाल पारिक है, जो भी किताब मार्केट में आपको रमेश बुक डिपो की, अजमेरा बुक कंपनी की किताब मिलती है, तो राजस्थान में ये दोनों जो अपने अच्छे पब्लिशर्स हैं, तो इनकी बुक को आप खरीदिए और बुक से क्वेश्चंस भी करते जाइए, क्योंकि अपनी एक लिमिट है कि हमें कोर्स भी करवाना होता है, तो हम आपको ये 2 या 3 प्रॉब्लम्स ही करवा पाते हैं एक चीज़ की। आपको अगर नहीं आता है कुछ भी क्वेश्चंस तो वो आप मुझसे अलग से भी बात करके पूछ सकते हैं। तो आपको बच्चों अपना कोर्स करते जाना है। मेरे वीडियोज़ आपकी जो है अगर आप देखें तो यूट्यूब में आप देखेंगे तो अपना कॉलेज की साइट है CCE राज किशनगढ़, उस पर जाएंगे आप CCE राज किशनगढ़, तो उस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे हमारे, और वो है आपके जो है स्टार्टिंग से लेकर के कॉस्ट शीट से लेकर के कॉस्टिंग का, उसके बाद मटेरियल के, उसके बाद लेबर के, उसके बाद ओवरहेड्स के, यूनिट आउटपुट के, और उसके बाद में यूनिट आउटपुट के बाद में हम जो है ये हमारे जो है देख रहे हैं जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट, फिर प्रोसेस, ये आपका पूरा जो है कोर्स कवर करते हुए है। तो अब आपका काफ़ी कोर्स हो चुका है जिसको कि आपको रिवाइज भी करता जाना चाहिए। तो बुक से उसके जो है क्वेश्चंस देखिए, पिछले पेपर्स खरीदिए मार्केट से और उनको भी करिए। सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा, MDS यूनिवर्सिटी साइट पे, उस सिलेबस को अपडेट करिए और एग्जाम के लिए जो है तैयारी करेंगे आप। तो ये इस तरह से हमने जो है सेकंड पार्ट इसका देखा बैच कॉस्टिंग का। धन्यवाद।